हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज से हम क्लास 12th के एक नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे और ये चैप्टर बेटा क्लास 12th का एक आसान चैप्टर है और ये वही चैप्टर है जिसमें आप आराम से नंबर लेकर के आ सकते हो। बट इसके लिए आपको इस चैप्टर के हर एक लेक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा। इस चैप्टर में बेटा आपको काफ़ी ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। बट इसके लिए आप सभी को ध्यान से मन लगा करके क्लासेज को अटेंड करना होगा। ओके बेटा। अच्छा, अब सबसे पहले जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, एक बार जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप कीजिए। थम्स अप एवरीवन, थम्स अप। देखिए बच्चों, पिछली क्लास तक हमने क्लास 12th के पहले चैप्टर संबंध और फलन और दूसरे चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात कर ली है। और जैसे कि आप लोगों ने आज का थंबनेल देखा होगा, आज से हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बेटा पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर में मैं आपको आव्यूह के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा एंड इसके अलावा मैं बच्चों आपको आव्यूह के प्रकारों के बारे में बताऊंगा एंड आव्यूह से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पदों के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास बेसिकली आपकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास होने वाली है, आव्यूह के इंट्रोडक्शन की। बिकॉज बेटा आव्यूह को आप पहली बार अभी पढ़ रहे हो, आज से पहले ना कभी आपने आव्यूह का नाम सुना था। आप पहली बार आव्यूह का नाम अभी सुन रहे हो, ठीक है। संबंध फलन आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम फलन आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया। तो बट आव्यूह शब्द पहली बार आप यहीं पे पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल आराम से समझना होगा कि आव्यूह क्या होता है, ठीक है। अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, सारे बच्चे थम्स अप करेंगे सो दैट पता लग सके मुझे कि किस किस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप करिए। थम्स अप एवरीवन, थम्स अप। सारे बच्चे थम्स अप करो। सभी बच्चे जल्दी से थम्स अप कीजिए। चलिए, थम्स अप। ठीक है, सारे बच्चे रेडी हैं? हाँ बेटा, आज MI वर्सेस CSK है। चलिए, सारे बच्चे रेडी हैं? चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इस चैनल की हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिल सके, हर क्लास नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करिए एंड शेयर करिए सारे बच्चे इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ। ओके बेटा, चलिए। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से बेटा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी वो भी बेटा आपको वहीं पर दी जाएगी, ठीक है। तो सारे बच्चे जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास को। तो रेडी में यारमी? सारे बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए? देखिए बेटा, आज हम आव्यूह के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यदि हम बात करें बेटा इस अध्याय की, तो ये देखो क्लास 12th का एक आसान चैप्टर है और इस चैप्टर से बेटा डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी अलग अलग बोर्डों में अलग अलग मार्क के बेटा क्वेश्चन आते हैं। किसी बोर्ड में बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादा नंबर के भी, किसी में नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे हम बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूपी बोर्ड की बात करें तो बेसिकली बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है आव्यूह और आपका अगला जो चैप्टर है सारणिक, ये दो चैप्टर मिक्स हैं। ये दो चैप्टर बेटा मिक्स हैं, आव्यूह और सारणिक, ठीक है।
आव्यूह और सारणिक, इन दोनों से कुल मिलाकर के बच्चों 20 से, यदि हम बिहार बोर्ड की बात करें तो 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यदि हम यूपी बोर्ड या अन्य स्टेट बोर्ड की बात करें तो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों ही चैप्टर मिलकर के एक इकाई बनाते हैं जो बीजगणित कहलाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों आपको इतने सारे टॉपिक्स बेटा पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको आव्यूह के बारे में जानना है, आपको बेटा आव्यूह की कोटि के बारे में पढ़ना है, आपको आव्यूह के प्रकारों के बारे में जानना है, आव्यूह की समानता के बारे में पढ़ना है, आव्यूहों पर आपको संक्रियाएं देखनी है, आव्यूहों का योग करना सीखना है, एक आव्यूह का एक अधिक से गुणा करना सीखना है, आव्यूहों का अंतर ज्ञात करना सीखना है, आव्यूहों का गुणा करना सीखना है, आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना सीखना है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में जानना है, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं देखनी है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम भी ज्ञात करना सीखना है। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हैं बेटा जो कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने हैं। ओके बच्चों, इतने सारे टॉपिक्स बच्चों आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है बेटा। सर यूपी बोर्ड के लिए कौन सी बुक अच्छी है? बेटा देखो अभी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वही पढ़ते रहो। ठीक है, अभी के लिए आप यही पढ़ते रहिए, क्योंकि देखो इस साल है ना एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में चेंज किया है। अब क्या पता बोर्ड्स भी अपने सिलेबस में चेंज कर दे, क्योंकि सभी बोर्ड लगभग एनसीईआरटी को फॉलो करते थे। तो जब तक आपके बोर्ड की तरफ से सिलेबस नहीं आ जाए ना तब तक बेटा ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगी। वैसे यदि हम बात करें पब्लिकेशन की तो आपके यूपी में बेटा मनोहर रे की किताब चलती है, वो ज़्यादा सही है। इसके अलावा शिवलाल पब्लिकेशन भी चलता है, वो भी ठीक किताब देता है। ठीक है, रेफरेंस बुक यदि आपको लेनी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप ले सकते हो, वो अच्छी किताब है। ठीक है बेटा। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हम टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आव्यूह के बारे में कि आव्यूह क्या होता है। अच्छा, आव्यूह की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले तो बेटा हम यही समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है, मान लीजिए शिवम है। ठीक है, अब मैंने कहा शिवम से कि शिवम आप बाजार जाइए और बाजार जाकर के 5 पेन खरीद लाइए। ठीक है, अब मैं इस जानकारी को एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखना चाहता हूँ। तो बेटा मैं इसको देखो कैसे लिखूँगा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, भाई मैंने किसको भेजा? शिवम को भेजा। क्यों भेजा? पेन लाने के लिए। अब कितने पेन लाने के लिए भेजा? 5 पेन लाने के लिए भेजा। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने इस जानकारी को इस तरीके से लिख दिया, एक व्यवस्थित रूप में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तो केवल एक ही बच्चा था, मान लो 2 बच्चे हमारे पास में, एक शिवम है और एक सुमित है। ठीक है, मैंने इन दोनों बच्चों को मार्केट भेजा कि भाई जाओ और पेन खरीद के लाओ। अब शिवम को बोला कि भाई वो 7 पेन खरीद लाए और सुमित को बोला कि वो 3 पेन खरीद लाए। अब इस जानकारी को हमें सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है तो उसको बेटा हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं 2 बॉक्सों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आयताकार डिब्बों का बेटा मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस आयताकार डिब्बे के अंदर मैं यहाँ पर कुछ प्रविष्टियाँ, कुछ अवयव लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये जो आयताकार डिब्बा है ना यही बताता है कि एक आव्यूह है। ये आयताकार डिब्बा ही एक आव्यूह को बेटा इंगित करता है। ओके ठीक है बच्चों। सर आपके बैच का कॉस्ट क्या है? सर आपके बैच का कॉस्ट क्या है? तेज प्रकाश बेटा देखो, आपको यदि बैच का कॉस्ट जानना है ना तो नीचे एक हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो 012471585250। इस नंबर पर कॉल करके बेटा आप बैच का प्राइस जान सकते हो। ठीक है, इसके अलावा
डिस्क्रिप्शन में बेटा एक गूगल फॉर्म भी है, उस फॉर्म को भी आप भर सकते हो। चैट सेक्शन में भी टॉप पे लिखा हुआ है, उस फॉर्म को बेटा आप भर दीजिए, ठीक है। तेज प्रकाश, ओके ओके बेटा, चलिए। बिहार बोर्ड के लिए बेटा काफ़ी नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड से भी, ओके बेटा। 30 से 40 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड से, ओके। चलिए अब देखो बेटा, यहां पर तो हमारे पास 2 बच्चे थे, मैंने 2 बच्चों को एक वस्तु लेने के लिए भेजा, ठीक है। अब ऐसे तो हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं, है ना, ऐसे तो हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग क्लास में हो, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं उनसे मंगवा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई ए बच्चा है, कोई बी बच्चा है, कोई सी बच्चा, कोई डी बच्चा है। मैंने इससे कोई एक्स चीज़ मंगाई, कोई वाई चीज़ मंगाई, कोई जेड चीज़ मंगाई, कोई डब्ल्यू चीज़ मंगाई। मान लो ए वाले को मैंने बोला कि भाई तू 2 एक्स लिया, 3 वाई लिया, 4 जेड लिया, 5 डब्ल्यू लिया, ठीक है। डब्ल्यू चीज़ें लिया, ठीक है, 5। सेम ऐसे बी वाले को मैंने बोला कि तू 5 एक्स लिया, 4 वाई लिया, 3 जेड लिया, 2 डब्ल्यू लिया। सी वाले को बोला मैंने कि तू 7 एक्स लिया, 5 वाई लिया, 3 जेड लिया, 1 डब्ल्यू लिया। डी वाले को मैंने बोला कि तू 10 तो एक्स लिया, 8 वाई लिया, 5 जेड लिया, 3 तो डब्ल्यू लिया। अब यदि हम इस जानकारी को एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे बेटा हम इस तरीके से, ठीक है। इस जानकारी को बेटा हमने इस तरीके से लिख दिया, ओके बेटा। इस तरीके से मैंने इस जानकारी को लिख दिया, ठीक है। तो ये जो हम लिख पा रहे हैं ना बेटा, ये यहां पर आप जो एक पैटर्न देख रहे हो, ठीक है, ठीक है बेटा। ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, इसी को बच्चों हम लोग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आव्यूह होता क्या है? आव्यूह बेटा, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, क्रम विन्यास होता है, ठीक है। अब यहां पर बेटा जो ये संख्याएं और फलन लिखे हुए हैं ना, यहां पर बच्चों जो ये संख्याएं और फलन लिखे हुए हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं आव्यूह के अवयव, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए कि इन संख्याओं या फलनों को हम आव्यूह के अवयव कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह लिखा हुआ है 2 4 5 7 6 3 2 1 0 4 -1 2 3 5 7, ये मान लो हमारे पास एक आव्यूह लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर बेटा, यहां पर आप देखिए, यहां पर ये जो संख्याएं लिखी हुई है ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं आव्यूह के अवयव, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहां पर बेटा जो आपको ये क्षैतिज रेखाएं दिखाई दे रही है ना, क्षैतिज रेखाएं, इनको बेटा हम लोग बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं इनको? हम पंक्ति बोलते हैं। यहां पर आपको इस तरह से क्षैतिज रेखाएं बनती हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है। इनको बेटा हम लोग पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पंक्ति, ठीक है। और बेटा और यहां पर बच्चों आपको कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी बनती हुई नजर आ रही होंगी। जैसे यहां पर देखिए 5 ऊर्ध्वाधर रेखाएं बन रही हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं बेटा स्तंभ। क्या बोलते हैं बेटा इनको? हम स्तंभ, ठीक है। तो जो क्षैतिज पंक्तियां होती, क्षैतिज रेखाएं होती हैं,
उन्हें हम पंक्ति बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें बेटा हम स्तंभ बोलते हैं। ओके बच्चों, क्षैतिज रेखाओं को हम पंक्ति बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को बेटा हम स्तंभ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर एक चीज देखिए कि आव्यूह को हम किस किस तरीके से दर्शाते हैं। तो एक तो हम इस तरीके से दर्शा देते हैं, या किसी किसी किताब में आपको बेटा इस तरीके से भी दर्शाते हुए दिख जाएगा। 2 खड़ी डंडी इधर, 2 खड़ी डंडी इधर, और बीच में लिख रखे हैं अवयव। इस तरीके से भी हम आव्यूह को दर्शाते हैं। ठीक है, और बेटा आव्यूह को हम प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं, लाइक ABCD इस तरीके से लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक आव्यूह में कुछ पंक्तियां होती हैं, कुछ बेटा स्तंभ होते हैं। ठीक है, अब ये पंक्तियां और ये स्तंभ, इनकी संख्या बेटा निर्धारित करती है आव्यूह की कोटि। ठीक है, तो आव्यूह की कोटि क्या होती है? आव्यूह की कोटि होती है बेटा पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, ये निर्धारित करती है बेटा आव्यूह की कोटि को। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी आव्यूह में m पंक्ति हैं, n स्तंभ है, तो उस आव्यूह की कोटि हो जाएगी m गुणा n। ये बेटा आव्यूह की कोटि हो जाएगी। यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति n स्तंभ हैं तो आव्यूह की कोटि होगी m गुणा n। ओके बेटा, आव्यूह की कोटि m गुणा n हो जाएगी। ठीक है, ये पढ़ाकू बेटा क्या कह रहा है? पढ़ाकू बेटा क्या कहना चाह रहा है? सर इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम जैसे अपने स्कूल टीचर से क्वेश्चन करते हैं वैसे आपसे नहीं कर सकते, जैसे वो पर्सनली समझाते हैं। सर कुछ क्वेश्चन में बहुत डाउट है। पढ़ाकू बेटा तो पूछो ना किस में क्या डाउट है यार, मैंने मना कब किया है? mn क्या है बेटा? m तो है पंक्तियों की संख्या। m क्या है बेटा? ये तो है पंक्तियों की संख्या, कि किसी आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या है। और n है बेटा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है, जैसे बात करें हम इस वाले एग्जाम्पल की, तो यहां पर देखो कितनी पंक्तियां हैं, कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? 3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है बेटा? 3। ओके, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है? 5। तो स्तंभों की संख्या कितनी है? 5। तो इसकी कोटि हो जाएगी बेटा 3 गुणा 5, क्योंकि यहां पर 3 पंक्तियां हैं और 5 स्तंभ हैं इसलिए। ओके बच्चों, इसकी कोटि 3 गुणा 5 हो जाएगी। सेम ऐसे इसकी बात करें तो यहां पर देखो बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ है, इसकी कोटि 4 गुणा 4 हो जाएगी। इसकी बात करें तो यहां पर 2 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है, इसकी कोटि 2 गुणा 1 हो जाएगी। इसकी बात करें यहाँ पर 1 ही पंक्ति 1 स्तंभ, इसकी कोटि 1 गुणा 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है बेटा आव्यूह की कोटि। किसी आव्यूह में जितने पंक्तियां होती है, जितने स्तंभ होते हैं, उसके आधार पर हम आव्यूह की कोटि निर्धारित करते हैं। ठीक है, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां हैं, n स्तंभ है, तो आव्यूह की कोटि होती है m गुणा n। क्लियर यहां तक? हाँ बेटा, आपकी डेली लाइव क्लास चलती है इसी टाइम पर, इसी टाइम पर बच्चों आपकी डेली लाइव क्लास होती है। ठीक है बेटा, डेली ही लाइव क्लास होती है आपकी इसी टाइम पर। क्लियर? क्लियर बेटा? क्लियर है। चलिए अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं आव्यूह में अवयवों की संख्या के बारे में, कि आव्यूह में कितने अवयव होंगे। तो यहां पर यदि हमारी कोटि m गुणा n है
तो अवयवों की संख्या बराबर हो जाती है बेटा mn के बराबर। जैसे मान लो अवयव की कोटि 4 गुणा 3 है, तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 4 तिया 12। किसी अवयव की कोटि 6 गुणा 5 है, तो उसमें अवयवों की संख्या होगी 6 पंजे 30। ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, आ रही होगी बेटा आवाज तो बच्चों आ रही होगी, आ रही है बेटा आवाज तो बच्चों आ रही है। फिजिक्स की क्लास चल रही है बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास। क्लियर बेटा? अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब देखो हम अवयव को लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव A है। ठीक है, इसमें m पंक्तियां हैं, n स्तंभ है, तो इसके अवयवों को बेटा हम लिखते कैसे हैं? तो यहां पर बेटा मान लो हमारे पास कोई अवयव A है। अब अवयव के अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के साथ बेटा दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, ये अवयव A, ये वाला जो अवयव है ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है? ये बेटा पहली पंक्ति में आ रहा है। कौन से स्तंभ में आ रहा है बेटा? ये पहले स्तंभ में आ रहा है। इसका यदि हम स्थान पूछें, आप ऐसे सोचो कि आपके पास में बेटा, आप इसको ऐसे सोचो कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में या आपके शहर में 5 गलियां हैं। ठीक है, आपके शहर में बेटा 5 गलियां हैं और प्रत्येक गली में 5 मकान हैं। ठीक है, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से है। मान लो 4 ही मकान है। इस पहली गली में एक मकान बेटा ये रहा, एक दूसरा मकान ये रहा, तीसरा मकान ये रहा, चौथा मकान ये रहा। इस वाली गली में ये रहे, इस वाली गली में ये रहा मकान, इस वाली गली में मान लो मकान ये रहा। इस तरीके से मकान है। ठीक है, अच्छा, अब यदि बेटा मैं इसको देना चाहूं तो देखो, ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी गली है, चौथी गली है, ये 5वीं गली है मान लो। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा बेटा? कि ये पहली गली का पहला मकान है। यही बोलूंगा बेटा मैं। क्या बोलूंगा? कि ये पहली गली का पहला मकान है। सर साउंड आ रहा है, आ रहा है ना बेटा? साउंड तो साउंड आ रहा होगा, आ रहा है साउंड? हाँ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है साउंड, तो अच्छे से आ ही रहा है। हाँ भाई, ठीक है, चलिए, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? कि ये पहली गली का पहला मकान है। सेम इसको क्या बोलूंगा? कि तीसरी गली का पहला मकान है। इसको क्या बोलूंगा? कि चौथी गली का दूसरा मकान है। इसको क्या बोलूंगा? कि ये 5वीं गली का चौथा मकान है। अच्छा बेटा, इसको क्या बोलोगे आप लोग? इसको बताओ, इसको क्या बोलोगे आप? इसको बताइए बच्चों, आप लोग क्या बोलोगे? बताइए बेटा, क्या बोलोगे आप इसको? क्या बोलोगे बेटा इसको? कि दूसरी गली का तीसरा मकान है। ठीक है, तो ऐसे बेटा यहां पर देखिए, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है, तो हम यहां पर लगा देंगे 1 A11। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है ना, तो उसको तो मैं यहां से हटा देता हूं। अच्छा, इसी प्रकार यहां पर अगला अवयव होगा। अब ये बेटा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो इसका एड्रेस होगा A12।
ये बेटा इसका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार यहां पर देखिए, ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है तो A13 हो जाएगा। ये पहली पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव है, ये A14 हो जाएगा। एंड इसी तरीके से बेटा आगे चलता रहेगा। ठीक है, और हमारे पास चूंकि स्तंभों की संख्या n है तो ये A1n हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा। सेम ऐसे यहां पर जो अवयव होगा, अब देखो क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव होगा तो 2 1 हो जाएगा। ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव होगा 2 2 हो जाएगा। ये 2 3, ये बेटा 2 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके बेटा, अच्छा अब इसी तरीके से आगे चलता रहेगा और ये हो जाएगा A2n। ठीक है, ऐसे ये अवयव होगा, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव A31, ये बेटा A32 हो जाएगा, ये A33 हो जाएगा, ये A34 हो जाएगा, ये डॉट 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 इस तरीके से चलता रहेगा और ये A3n हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A41, A42, A43, A44 और इस तरीके से चलते चलते ये A4n बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ये हमारे पास बेटा हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे आगे यहां पर ये मान लो हमारे पास एम वी पंक्ति है तो ये AM1 हो जाएगा, ये AM2 हो जाएगा, ये AM3 हो जाएगा, ये AM4 हो जाएगा एंड इस तरीके से आखिरी का भी होगा AMN। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, ये बेटा आव्यूह हमारा हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये हमारे पास आव्यूह बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन में क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है बेटा, आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको आव्यूह के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। अभी मैंने आपको बताया कि आव्यूह के अंदर हम अवयवों को कैसे लिखते हैं। ओके, अच्छा अब आगे चलते बेटा, आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक उदाहरण है। यहाँ पर हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है, हमने निम्नलिखित को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले मैं बताना है इस आव्यूह की कोटि कितनी होगी। तो चलिए बच्चों बताइए, इस आव्यूह की कोटि कितनी होगी। बेटा यहाँ पर कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, तो इसकी कोटि होगी 3 गुणा स्तंभ कितने, 1 2 3 4, तो इसकी कोटि हो जाएगी बेटा 3 गुणा 4। कितनी होगी बेटा कोटि, 3 गुणा 4 होगी। अच्छा, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या कितनी है बेटा, यहां पर 3 गुणा 4 बेटा इसकी कोटि हो जाएगी। अब अवयवों की संख्या कितनी होगी बताइए बच्चों मुझे, कितनी होगी बेटा, 3 चौके 12 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 3 चौके 12। ओके, अच्छा आगे पूछा गया है A13 क्या होगा। तो A13 देखो बेटा क्या होगा, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। तो सबसे पहले हम पहली लाइन में चले, 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या मिला, 19, तो A13 बराबर हो जाएगा 19 के। इसी प्रकार A21 देखिए क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। तो दूसरी लाइन में चले, सबसे पहले क्या मिला, 35, तो ये हो जाएगा बेटा 35 के बराबर। इसके बाद हमें निकालना है A33, तो A33 का मतलब क्या हुआ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। अब तीसरी पंक्ति में जाना है और तीसरे नंबर पर जाना है, तो पहला दूसरा तीसरा क्या है बेटा, -5। ठीक है, तो ये हो गया -5। ऐसे ही अगला है A24। अब बच्चों आप बताइए मुझे A24 क्या होगा, बताइए बेटा A24 क्या होगा, बताइए बच्चों मुझे A24 के बारे में। A24 बेटा क्या होगा बताइए,
क्या होगा बेटा 12 होगा। देखो दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव, तो दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव 12, तो ये बिल्कुल बेटा 12 हो जाएगा। अच्छा इसी प्रकार बताइए 823 क्या होगा, 823 बताइए बेटा क्या होगा, 823 बताइए बच्चों क्या होगा, 823 बेटा क्या होगा बताइए मुझे। 823 बताइए बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा 5/2, है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ना। देखो तभी मैं आपसे कह रहा था कि बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आंसर देने, ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में आ जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब चलते हैं बेटा हम आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। तो 24 अवयव हैं यदि किसी अवयव में तो उसकी संभव कोटियां कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको बेटा ये देखना है कि 24 के कौन कौन से गुणनखंड संभव हैं। अब आज जो गुणनखंड कौन कौन से संभव है, तो एक हो सकता है बेटा 1 गुणा 24, एक हो सकता है 2 गुणा 12, एक हो सकता है 3 गुणा 8, एक हो सकता है 4 गुणा 6, एक 6 गुणा 4, एक 8 गुणा 3, एक 12 गुणा 2 और एक 24 गुणा 1। तो टोटल कितने संभव हो गए, 2 4 2 6 2 8। तो 8 इसकी संभव कोटियां हो सकती हैं। कितनी कोटियां हो सकती है बेटा, 8 संभव कोटियां हो सकती हैं। क्लियर बच्चों, 8 बेटा संभव कोटियां हो सकती हैं। संभव कोटियों की संख्या 8 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे कहा गया यदि इसमें 13 अवयव है तो कौन कौन सी कोटियां संभव है। तो बेटा इस केस में एक तो 1 गुणा 13 हो जाएगी, एक हो जाएगी 13 गुणा 1। केवल बेटा 2 ही कोटियां संभव हैं इस केस में, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। क्लियर बच्चों, केवल 2 ही कोटियां बेटा यहां पर संभव हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा हम आव्यूह की रचना के बारे में कि कैसे हम किसी आव्यूह की रचना करते हैं। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर उदाहरण है कि एक 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त है। तो एक को मैं करवा रहा हूँ, दूसरे को आप खुद से करना। पहले वाले को मैं आपसे करवा रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पर कहा गया कि हमें 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना करनी है। मतलब हमें एक ऐसा आव्यूह बनाना है जिसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से अवयव संभव हैं। तो एक संभव हो जाएगा A11, एक A12, एक A13, एक A14, एक A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये बेटा हमारा अवयव बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा मुझे इन सब के मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों में AIJ बराबर दे रखा है 1/2 गुणा मापांक -3 I + J, ये दे रखा है। पहले निकालना है A11, तो A11 क्या होगा 1/2 मापांक, I की जगह 1, J की जगह 1 रखना, तो -3 गुणा 1 + 1 हो जाएगा। -3 गुणा 1 -3 + 1 माइनस के 2, -2 का मापांक 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही आपको अवयव निकालने हैं। A12 बराबर 1/2 गुणा मापांक -3 गुणा 1 + 2 हो जाएगा। तो -3 + 2 -1 का मापांक 1, तो ये हो गया 1/2। ऐसे ही A13, तो ये हो जाएगा 1/2 मापांक -3 गुणा 1 + में 3 हो जाएगा, तो ये बेटा 0 आ जाएगा A13। इसी प्रकार A14, हमें A14 चाहिए ना, तो अब देखो A14 क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 मापांक -3 गुणा 1 + 4, 4 में से 3 गए 1, तो ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। ये आ गया A14। ऐसे ही अब निकालेंगे A21, तो हो गया 1/2 मापांक -3 गुणा 2 + में 1, तो -6 + 1 -5 -5 का 5, तो ये 5/2 हो जाएगा A21। फिर A22 क्या होगा 1/2 मापांक -3 गुणा 2 + में 2, तो -6 + 2 -4 -4 को 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा।
इसी प्रकार A23 निकालोगे आप तो ये 3/2 आ जाएगा। A24 निकालोगे आप तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी प्रकार A31 निकालोगे तो A31 बराबर हो जाएगा 1/2 मापांक -3 गुणा 3 + 1, तो -9 + 1 -8, -8 का मापांक 8, 8 में 2 का भाग लगाओगे तो 4 हो जाएगा। A32 बराबर 7/2 हो जाएगा। A33 बराबर 3 हो जाएगा एंड A34 बराबर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमारे पास सारे अवयवों के मान आ गए। ठीक है बच्चों, हमारे पास सभी अवयवों के मान बेटा आ चुके हैं। ओके बेटा। आपने अभी तक क्लास 12th की मैथ स्टार्ट नहीं करी है तो बेटा अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ज़्यादा लेट नहीं हुए हो। अभी मैंने केवल 2 ही चैप्टर कराए, आज से तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है। तो अब से यूनिक अणु आपको कंटिन्यू रहना है बेटा, एक भी क्लास को आपको अब से मिस नहीं करना है। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको जब जब टाइम मिले उस टाइम में बेटा प्रीवियस लेक्चर को भी रिपीट कर लीजिएगा। ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, पहले चैप्टर में 9-10 लेक्चर हैं, दूसरे चैप्टर में भी 6-7 लेक्चर ही हैं। ठीक है, जैसे कल का दिन मिल रहा है आपको संडे का, उसके अलावा और भी आपको आगे छुट्टियां मिलेंगी, उन छुट्टियों में आप उनको कवर कर लेना। ओके, अभी 2 चैप्टर हो चुके हैं बेटा, पहला और दूसरा। ये बेटा आपका तीसरा चैप्टर है। ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब यहां पर देखिए बच्चों, इसका हमारे पास मान आ गए सभी अवयवों के। तो अब देखो हमारे पास आव्यूह क्या हो जाएगा। मान लो बेटा ये आव्यूह A है तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया 1, इसका मान आया 1/2, यह आ गया 0, ये हो गया 1/2। यहाँ पर मान आया 5/2, 2, 3/2, 1। ठीक है, यहाँ पर मान आया 4, 7/2, 3, 5/2। तो इस तरीके से बेटा हमने आव्यूह की रचना कर दी। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमने आव्यूह की रचना कर दी बेटा। ओके बच्चों, क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया बेटा। सभी को समझ में आ गया बच्चों। हाँ बेटा, डेली क्लास होती है आपकी शाम को 6 बजे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं बेटा हम आव्यूह के प्रकारों पर। अब देखो आव्यूह के प्रकार है ना, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत ही आसान है। जैसे पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है, नाम से पता लग रहा है पंक्ति है, पंक्ति यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, उसे बेटा हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जिसमें केवल एक पंक्ति है उसको बेटा हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्तियों की संख्या बराबर है 1 और इसकी कोटि होती है बेटा 1 × n। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आव्यूह लिखा है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर देखो पंक्तियों की संख्या केवल 1 है, स्तंभ चाहे कितने भी हो, हमें स्तंभ से मतलब नहीं है, पंक्तियों की संख्या बेटा केवल यहाँ पर 1 है। तो इसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ओके बच्चों, कल क्लास नहीं होगी बेटा, संडे को बेटा कल क्लास नहीं होगी। ओके बच्चों, कल बेटा आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है बेटा, कल आपकी क्लास नहीं होगी। तो पंक्तियों की संख्या यहां पर कितनी है, 1, तो इसलिए इसको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। सेम अगला प्रकार है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है। स्तंभों की संख्या बेटा 1 होती है, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बी आव्यूह लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ कितने स्तंभ है, केवल 1, तो इसको बेटा हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ओके, ये कहलाता है बेटा स्तंभ आव्यूह। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद चलते हैं बेटा हम अगले आव्यूह के प्रकार पर। अगला प्रकार है क्षैतिज आव्यूह। अब देखिए बच्चों, क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो क्षैतिज का मतलब है पंक्तियां। ठीक है,
तो एक ऐसा अवयव, क्षैतिज अवयव क्या कहलाता है? एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, उसको बेटा हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। यानी m ग्रेटर देन n है तो वो क्षैतिज अवयव कहलाता है। ऐसे ऊर्ध्वाधर अवयव जिसमें ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या अधिक होती है, मतलब स्तंभों की संख्या अधिक होती है, यानी कि n ग्रेटर देन m होता है, उसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। और जिसमें दोनों ही बराबर होती है उसे बेटा हम वर्ग अवयव कहते हैं। जहाँ पर m बराबर n होता है उसको बच्चों हम वर्ग अवयव कहते हैं। ओके बेटा, जहाँ पर क्षैतिज रेखाओं की संख्या और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या बराबर होती है उसे बेटा हम वर्ग अवयव कहते हैं। ओके बच्चों, क्लियर बेटा? क्लियर यहां तक? वर्ग अवयव क्या होता है? जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों की संख्या बराबर होती है, अर्थात एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है बेटा? चल, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अवयव है। अब अगला है विकर्ण अवयव। देखिए बच्चों, अवयव के प्रकारों को मैं आपको अगली क्लास में भी फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, विकर्ण अवयव क्या होता है बेटा? विकर्ण अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव होता है, एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, अब मुख्य विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण क्या होता है? तो मान लीजिए बेटा हमारे पास ये 3 गुणा 3 कोटि का कोई वर्ग अवयव है, तो इसमें बेटा ये जो अवयव है ना, ये वाले तिरछे वाले विकर्ण वाले अवयव हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम मुख्य विकर्ण। ठीक है, इसको बच्चों हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। यानी जहां पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों नंबर सेम होते हैं, जहां पर गली नंबर और मकान नंबर दोनों सेम होते हैं, उन अवयवों को बेटा हम मुख्य विकर्ण के अवयव कहते हैं। वो अवयव जिस विकर्ण में होते हैं उसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो ये हमारे पास मुख्य विकर्ण है। अब यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी सारे अवयव शून्य हो तो उसे बेटा हम विकर्ण अवयव कहते हैं। मतलब कोई इस प्रकार का अवयव हो कि A00 0 B0 0 0 C, तो उसको बेटा हम विकर्ण अवयव कहते हैं। अब यदि विकर्ण अवयव में भी मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में बराबर हों तो उसको बेटा हम बोलते हैं अदिश अवयव। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर होते हैं। तो AIJ बराबर होता है A के जब I बराबर हो J के, एंड AIJ बराबर होता है 0 के जब I नॉट इक्वल टू हो J के। तो ये बेटा अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, अब यदि अदिश अवयव में भी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर भी हैं, साथ में 1 के बराबर हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा तत्समक अवयव, या इसका दूसरा नाम भी होता है इकाई अवयव। ठीक है, मतलब AIJ बराबर 1 के जब I बराबर J है और 0 के बराबर है जब I नॉट इक्वल टू J है। तो ये बेटा इकाई अवयव तत्समक अवयव कहलाता है। इसको बेटा हम I से व्यक्त करते हैं। अब देखो 1 गुणा 1 कोटि का तत्समक अवयव क्या होता है? केवल ये। 2 गुणा 2 कोटि का ये होता है 1 0 0 1। 3 गुणा 3 कोटि का ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये बेटा तत्समक अवयव है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगला है शून्य रिक्त अवयव। तो एक ऐसा अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव शून्य होते हैं। क्या बेटा? एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव जुड़े होते हैं और इसके अलावा बाकी के अवयव भी शून्य होते हैं। मतलब एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। नाम से पता लग रहा है शून्य, शून्य मतलब सब कुछ शून्य है। ठीक है, इसको बेटा हम इस तरीके से दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें 1 कोटि के शून्य अवयव की, 1 गुणा 1 कोटि के, तो वो ये हो जाएगा। 2 गुणा 2 कोटि का बेटा ये हो जाएगा। 3 गुणा 3 कोटि का ये हो जाएगा। तो ये होता है बेटा शून्य अवयव। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके अवयव के प्रकार। इनको हम नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। समय हो गया आपकी आज की क्विज का, तो सही बच्चे तैयार हो जाएंगे क्विज के लिए। आपके सामने आ रहा है आज की क्विज का प्रश्न, जो कि बेटा ये है।
यहाँ पर आपको अवयव बी दे रखा है जिसमें अवयव बी आई जे के रूप में, कोटि एस की 2 गुणा 4। आपको बी में अवयवों की संख्या बतानी है कितनी होगी। अवयव बी में अवयवों की संख्या बेटा कितनी होगी, बताइए बच्चों इसका आंसर, जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइए। बेटा मैं स्टार्टिंग से डेफिनेशन लिखवा दूंगा, सभी अवयवों के प्रकारों की स्टार्टिंग से मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अवयव की कोटि क्या है बेटा, बताइए बच्चों इस अवयव की कोटि क्या है, जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइए। अवयव की कोटि क्या है बच्चों, ए ऑप्शन 2 गुणा 2। चलिए अब देखते हैं बेटा इनके आंसर। तो यहाँ पर देखो कितने हो जाएंगे अवयवों की संख्या 8, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कितनी पंक्तियां हैं, 2, कितने स्तंभ है, 2, कोटि हो जाएगी बेटा 2 गुणा 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये कि हमारे पास एक अवयव ए है जिसकी कोटि m गुणा n है, ये वर्ग अवयव कब होगा, बताइए बेटा कब होगा, जब m बराबर n होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपकी आज की क्विज के आंसर। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास हमने अवयव का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। हमने आज ये समझा कि अवयव की जरूरत कहाँ पड़ी, क्यों पड़ी जरूरत, क्या होता है अवयव, अवयव संख्याओं फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। देन इसके बाद मैंने आपको अवयव की रचना करना भी सिखाया, मैंने आपको अवयव की कोटि के बारे में बताया। इसके अलावा बेटा हमने अवयव के प्रकार भी डिस्कस किए, ठीक है। अब बेटा आज जो मैंने आपको पढ़ाया ना वो सब आपको अगली क्लास में आने से पहले रिपीट करके आना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को मैं पे स्टॉप करते हैं। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वहीं इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करिए एंड शेयर करिए सारे बच्चे इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। साथ में बेटा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सबको आज की क्लास कैसी लगी। अपना फीडबैक बच्चों जरूर दें हमें, ताकि हम लोगों को भी पता लग सके कि आप हमसे क्या चाहते हो, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहीं पर बेटा आपको इस क्लास की PDF मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आपके दीपक सर आप सबसे विदा लेते हैं, जल्दी बेटा मैं मुलाकात करूँगा आप सबसे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बच्चों, बाय बेटा, बाय 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 बच्चों। कल क्लास नहीं होगी बेटा, कल संडे है, ठीक है। तो बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बेटा।